हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। सीजी टेट का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत एक आपका टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। वो जो टॉपिक है उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है और यूनिट फर्स्ट का आज ये क्लास 3rd नंबर का क्लास है। तो अगर कोई चैनल में नए बने हुए जो बच्चे हैं, अगर उन्होंने हमारे इससे पहले की 2 क्लासेस नहीं देखी है तो वो पहले जाके 2 क्लासेस देख लीजिएगा। आज का जो क्लास है ये क्लास 3rd है। ठीक, तो आज का जो क्लास है इसमें हम देखते हैं कि विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक, ये जो सिद्धांत है इसमें से बहुत सारे और भी सिद्धांत है, पर जो मेन इंपॉर्टेंट है मैं वो आप लोगों को यहाँ पे करा रही हूँ। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है ये है विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। ठीक, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। मनुष्य का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है। ये जो निश्चित प्रतिरूप है इसके अंतर्गत 2 टाइप की चीजें बताई गई है कि जो मनुष्य है इसका शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है। पहला जो है ये है आपका मस्तकाधोमुखी दिशा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेफलोकॉर्डल। ठीक, और एक है आपका निकट दूर दिशा जिसको बोला जाएगा आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, तो देखिए ये जो मस्तकाधोमुखी दिशा है इसमें किस प्रकार विकास होता है। जो मनुष्य का शारीरिक विकास है वो यहाँ पे देखिएगा, जो शारीरिक विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है। जो मस्तकाधोमुखी दिशा है इसके अंतर्गत जो विकास होता है मनुष्य का शारीरिक विकास, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मस्तकाधोमुखी दिशा के अंतर्गत मनुष्य का शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है या उसका क्रम कैसा रहता है। तो ये जो विकास रहता है ये सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, आगे इसमें दिया गया कि जो भ्रूणावस्था से लेकर बाद की जब भी जो जितनी भी जो अवस्थाएं होती है उनमें विकास का जो क्रम होता है वो इसी के अनुसार होता है। विकास का यही क्रम रहता है इसमें। ठीक है, मतलब सिर से लेकर के पैर तक का विकास होता है। पैर से सिर स्टार्ट नहीं होता, सिर से स्टार्ट करते करते वो पैर तक बनते जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं निकट दूर दिशा। इसमें क्या होता है, विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है और उसके पश्चात केंद्र से दूर के भागों में प्रारंभ होता है। देखा जाएगा तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादातर ये है मस्तकाधोमुखी दिशा। इसको याद रखिएगा, इसको मैं आपको पिछली क्लास में भी बताई हूँ कि इसमें जो बच्चे का जो विकास होना स्टार्ट होता है, जो भ्रूण जो होता है वो अगर विकास होता है तो सिर से पैर की ओर इसका विकास क्रम होता है। ठीक, इसके बाद देखिए ये आपका पहला सिद्धांत हो गया। इसके बाद दूसरा सिद्धांत है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास का जो क्रम होता है वो कैसा होता है, सामान्य से विशेष की ओर। कैसे सामान्य से विशेष की ओर, मतलब अगर आप किसी चीज में डेवलप कर रहे हैं, चाहे आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड देख लिया जाएगा, तो क्या आप ऐसा होता है क्या कि पहले आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, सडनली आप इंटेलिजेंट बन गए, सडनली आप वीक बन गए, ऐसा नहीं होता है। आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पढ़ते पढ़ते आपको उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज बढ़ जाता है। तो जब धीरे धीरे आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो आपका सामान्य हो गया। जब आपने बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर लिया तो वो आपका विशेष रूप हो जाएगा। तो वही बोला गया है कि जो विकास होता है ये किस ओर अग्रसर होता है, सामान्य से विशेष की ओर। क्वेश्चन इसमें बनेगा कि जो विकास होता है इसका क्रम किस ओर अग्रसर होता है, सामान्य से आपका विशेष की ओर या विशेष से सामान्य की ओर। तो आपको क्या आंसर लेना है, सामान्य से विशेष की ओर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, अलग अलग स्टेज के अनुसार इसमें डेवलप होता है बच्चों में। विकास की गति में तीव्रता व मंदता दोनों पाई जाती है, कभी तीव्र कभी मंद। डेवलप ऐसा ही होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि जिनका डेवलपमेंट हो रहा है वो कंटिन्यू डेवलपमेंट ही होगा, ऐसा नहीं है। कभी मंद भी रहता है कभी तीव्र भी रहता है। तो याद रखिएगा विकास की जो गति होती है वो अगर पूछा जाएगा मंद होती है तीव्र होती है, मंद या तीव्र दोनों होती है, तो मंद और तीव्र दोनों होती है। ठीक है, मंद और तीव्र इसमें दोनों होती है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है विकास एक अविराम प्रक्रिया है। अविराम, विराम का मतलब रुकना, तो अविराम का मतलब रुकता नहीं है। हालांकि उसकी गति मंद हो जाती है, स्लो हो जाती है, जिसको हम लोगों को लगता है कि हमारा तो विकास ही नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो थोड़ा स्लोली स्लोली होता है, पर हम इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमको वो थोड़ा थोड़ा जो विकास हो रहा है ना वो भी नजर नहीं आता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि विकास कैसी प्रक्रिया है, एक अविराम प्रक्रिया है। जितना इंपॉर्टेंट सिद्धांत है मैं आप लोगों को वो बता दी हूँ। अब आगे आपकी श्रद्धा भक्ति आप इससे ज्यादा कर सकते हैं, अगर आपके पास बुक्स है तो आप उसको कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहला आपका वंशानुक्रम, जिसको आप अनुवांशिकता भी बोल सकते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम। नेक्स्ट है वातावरण, उसके बाद है आहार, उसके बाद है रोग, रोग के बाद नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियां, नेक्स्ट है आपका बुद्धि और लास्ट है आपका यौन। ठीक,
ये इतनी चीजें क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही डील करूंगी, बाकी कुछ भी इसमें डील नहीं करूंगी। हाँ, इसमें ये पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका विकास को प्रभावित करने वाले कारक है या कौन सा विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। तो मैं आपको उसमें एक लाइन में बता दी हूँ कौन कौन से कारक हैं। वंशानुक्रम, वातावरण, आहार, रोग, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बुद्धि या इंटेलिजेंसी, और लास्ट है आपका यौन। ठीक, अब इसमें देखते हैं ये जो वंशानुक्रम है और वातावरण है, इन दोनों को हम डील करेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट है अनुवांशिकता या फिर वंशानुक्रम और वातावरण, इनको हम एक साथ डील करेंगे। जो आपका वंशानुक्रम है इसको अगर बोला जाएगा इंग्लिश में तो इसको हेरिडिटी बोला जाता है, और जो वातावरण है ये तो इन्वायरमेंट सबको पता है ना। तो देखते हैं कि इन दोनों में आपका बेसिक डिफरेंस क्या होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं तो किस प्रकार से किसको क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले जो आपका वंशानुक्रम है या आपका हेरिडिटी है, ये क्या होता है जब अनुवांशिक, अनुवांशिक का मतलब जीन्स, ठीक है, इंग्लिश में इसको जीन्स बोला जाता है। तो जब अनुवांशिक जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं तो इसी को वंशानुक्रम कहते हैं। जैसे कुछ होता है जब बच्चे का बर्थ होता है तो उसमें धीरे धीरे चलिए वो बड़ा भी होता है तो उसमें देखा जाता है ना कि देख करके जज करते हैं इसमें इसकी मम्मी का गुण है, इसके पापा का गुण आया है या दोनों का आया है ना। तो ये वही चीज है कि अनुवांशिक या जो जेनेटिक होता है आपका, वो क्या होता है कि बच्चों को उनके पेरेंट्स से ही मिलता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका हेरिडिटी कहलाता है। और नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंट क्या होता है, जो आसपास का माहौल, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया या अपना आसपास का जो मोहल्ला होता है, ये सारी चीजें जो है एक वातावरण के अंतर्गत शामिल होती है बच्चों के लिए। ठीक है, तो देखिएगा ये जो दोनों चीजें हैं मानव विकास में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर इसमें देखा जाएगा कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो आपका वंशानुक्रम और एक है आपका वातावरण। ठीक है, तो मानव विकास में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है जो विकास या डेवलपमेंट है ये किनका योग रहेगा, आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। ठीक है, मतलब आपका वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है ये? ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वातावरण या वंशानुक्रम की परिभाषाएं देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उन्होंने किस चीज के बारे में क्या परिभाषा दी, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो अपन इससे देख लेते हैं। सबसे पहला है डगलस और हॉलैंड। देखिए जितना मैं ये जो बता रही हूँ ना, ये सिर्फ वंशानुक्रम के लिए ऐसा नहीं है ना, वंशानुक्रम किसी ने वंशानुक्रम के लिए आपका डेफिनेशन दिया है, किसी ने वातावरण के लिए। ठीक, तो देखिए जो डगलस और हॉलैंड है इन्होंने क्या कहा है, वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य या क्षमताएं जो उन्होंने अपने माता पिता से तथा पूर्वजों से अर्जित किए होते हैं ये शामिल होता है। क्या बोला गया, वंशानुक्रम के अंतर्गत उनकी जो कैपेसिटी होती है या जो भौतिक विशेषताएं होते हैं, ठीक है, या जिस प्रकार की जो भी रचनाएं होती है ये वो अगर अपने पेरेंट्स से या अपने पूर्वज कहने का मतलब अपने जो दादा दादी से है ना, इनसे सीखते हैं, इसी को आपका वंशानुक्रम कहा जाता है। वंशानुक्रम में जनरली आपके पेरेंट्स आते हैं और उनके अलावा दादा दादी या उनसे और जो पहले वाले हैं नाना नानी वाले पेरेंट्स को नहीं लिया जाता है इसमें। ठीक, तो ये हो गया आपका डगलस और हॉलैंड के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। नेक्स्ट देखते हैं रुथ बेनेडिक्ट के अनुसार क्या होता है। रुथ बेनेडिक्ट ने क्या कहा है, माता पिता से संतानों को हस्तांतरित होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, माता पिता से जो गुण जो है वो बच्चों में जो ट्रांसफर होता है इसे ही क्या कहा जाता है, वंशानुक्रम कहा जाता है या फिर आपका हेरिडिटी कहा जाता है। किनके अनुसार है ये, रुथ बेनेडिक्ट के अनुसार है। ठीक, नेक्स्ट आप देखते हैं जेम्स डेवर के अनुसार। जेम्स डेवर ने क्या कहा है, माता पिता के शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना या ट्रांसफर होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। माता पिता के शारीरिक व मानसिक विशेषताएं आपको याद रखने के लिए सिर्फ की पॉइंट को पकड़ना है। यहाँ पे देखिए शारीरिक व मानसिक विशेषताएं सबका मतलब सेम है क्योंकि वंशानुक्रम का मतलब सेम ही होता है, लेकिन सबने उसमें कुछ थोड़ा बहुत तोड़ मड़ोड़ करके कुछ अलग सा उसमें की पॉइंट डाल दिया। तो आपको बस की पॉइंट को पकड़ना है। जो जेम्स डेवर है इन्होंने शारीरिक और मानसिक रूप में के बारे में बात किया है, जो रुथ बेनेडिक्ट है इन्होंने
क्या कहा है, माता पिता से संतानों में हस्तांतरित होने वाले गुण। इन्होंने ये जो गुण है इसमें कोई क्लासिफाई नहीं किया, शारीरिक है कि मानसिक है या किस प्रकार का गुण है, ठीक है। इससे पहले वाले को तो आप लोगों ने देख लिया है। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए वुडवर्थ। वुडवर्थ ने वातावरण की आपका जो इन्वायरमेंट है इसके बारे में ये कहा है, वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं या वे सभी बाह्य तत्व शामिल होते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। मतलब बचपन से जो बच्चा स्टार्ट करता है वो लास्ट तक वो बाहर से जितनी चीजें सीखता है, बाहर के वातावरण से या माहौल से, वो क्या कहलाएगा, वो इनको जो प्रभावित किया है ये जो कहे हैं ये है वुडवर्थ के अनुसार। क्लियर है? तो आप ये चारों को याद रखिएगा कि किन्होंने क्या कहा है वंशानुक्रम या वातावरण के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं लिंग निर्धारण। देखिए अगर देखा जाएगा तो जो मानव है इसमें 2 प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो मतलब क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका एक्स और एक होता है आपका वाई, ठीक है। क्रोमोसोम या इसी को आप क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको क्रोमोसोम कहा जाता है और हिंदी में इसको क्रोमोसोम लिख देते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। अगर वो पर्सन मेल है तो मेल में क्या रहेंगे, एक्स वाई प्रकार के क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाएंगे, और अगर फीमेल है तो इनमें एक्स एक्स गुणसूत्र या आपका क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं और फीमेल में एक्स एक्स गुणसूत्र या आपका क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जब एक्स और एक्स जो गुणसूत्र है ये मिलता है तो यहाँ पे देखिए एक्स और एक्स मिलके एक्स और एक्स ही बनाएंगे, मतलब जो बच्चे का जन्म होने वाले जो बच्चे हैं वो कौन होंगे, जो चाइल्ड है वो गर्ल होगी यहाँ पे। और अगर वाई और एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो यहाँ से जो बर्थ होता है वो बॉय का बर्थ होता है। क्लियर है ये? अब देखिएगा जो क्रोमोसोम होता है ये पूछता है कि मनुष्य में क्रोमोसोम की कुल संख्या कितनी होती है, तो कुल संख्या होती है, देखिए यहाँ पे 46 मैंने बताया है, लेकिन अगर जोड़ा पूछा जाएगा तो जोड़ा कितना होता है, 23 जोड़ा, ठीक है। 23 जोड़ा वो जोड़े में है, लेकिन अगर जोड़ा ना पूछा जाएगा तो कितने होते हैं, 46। 23 गुणा 2 आप लोग कर लोगे, जोड़े में है तो कितना हो जाएगा, 46। तो कुल मनुष्य में कुल गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। क्लियर है ये? इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। जो इंग्लिश में अगर नोट कर रहे हैं तो हेरिडिटी की स्पेलिंग आप लोग थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, HEREDITY। एक जगह मैंने शायद HERDITY लिखा हुआ है, वो हड़बड़ी में आप उसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो आपको क्वेश्चन पेपर में सही मिलेगा तो उसका कोई इशू नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी या वंशानुक्रम का सिद्धांत, ठीक। तो देखते हैं क्या किस किस प्रकार का सिद्धांत है। इसके अंतर्गत हमको 4 सिद्धांत पढ़ने हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है ये कहलाता है प्रत्यागमन का सिद्धांत, ठीक है, या इसी को बोला जाता है रिग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, या प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन कहा जाता है इसको, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन या प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार देखिएगा विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, ठीक है। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है, विपरीत गुणों का उत्पन्न होना। कैसे विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, जैसे कि ऐसे पेरेंट्स जो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन उनका जो चाइल्ड है वो कैसा है, कम इंटेलिजेंट है या वो बुद्धिहीन ही है ना, या ऐसे पेरेंट्स जो स्वयं बुद्धिहीन है पर उनके जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्लियर है? तो यही कहा गया इसमें विपरीत गुणों का उत्पन्न होना। मतलब ये है कि अगर पेरेंट्स अच्छे हैं मतलब कहने का मतलब शारीरिक रूप से अच्छे हैं, मानसिक रूप से अच्छे हैं, तो उनसे जो होने वाला जो चाइल्ड है वो हो सकता है शारीरिक रूप से विकलांग हो गया, मानसिक रूप से कमजोर हो गया। और अगर ऐसे पेरेंट्स जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हैं लेकिन उनका बच्चा एकदम स्वस्थ पैदा होता है, तो यही कहा गया है विपरीत गुणों का उत्पन्न होना। ये किस प्रकार कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है, प्रत्यागमन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। क्लियर है ये? इसके बाद सेकंड देखिएगा गाल्टन का सिद्धांत। ये जो गाल्टन का सिद्धांत है इसी को ही आपका जीव गणना का सिद्धांत भी बोला जाता है, यह आपका प्रिंसिपल ऑफ बायोमेट्री, ठीक है। गाल्टन का सिद्धांत इसी को जीव गणना का सिद्धांत कहा जाता है। इसमें क्या होता है देखिएगा, जब बच्चों में गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफर होते हैं, पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफर होते हैं, मतलब पिछली क्यों बोला गया, क्योंकि बच्चों में गुण ट्रांसफर होना एक तो स्वाभाविक सी बात है, किनसे ट्रांसफर होंगे, उनके माता पिता से। अब पिछली पीढ़ी में जा रहे हैं मतलब कहाँ जाएंगे, वो दादा दादी पे जाएंगे। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दादा दादी, मतलब ऐसा गुण जो बच्चों से उनके जो दादा दादी से उनके जो बच्चे हैं उनमें, उनके पोते पोती में पहुंचता है, इसको कहा जाता है गाल्टन का सिद्धांत या फिर जीव गणना का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा बिजमैन का सिद्धांत। बिजमैन का सिद्धांत
सिद्धांत क्या है, ये क्या बोलते हैं? इनके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी भी खत्म नहीं होता है, यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतर चलता रहता है। क्लियर है? इसके बाद लास्ट है आपका ग्रेगर मेंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ग्रेगर मेंडल। क्यों? क्योंकि इनको ही आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी हुआ है कि जो आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? मटर के दानों पे प्रयोग करके आनुवांशिकता के नियम का निर्धारण किया था। ये भी पूछा है कि इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किसमें किया था। देखिए, प्रयोग जो है जनरली आपका किसी पर्सन पे पहले नहीं किया जाता, कि किसी पौधे पे या किसी छोटे मोटे जीव पे ऐसा किया जाता है। तो इन्होंने जो आनुवांशिकता का जो नियम निर्धारण किया था वो किसके प्रयोग से किया था? मटर के दाने पे प्रयोग किया था इन्होंने पहले, उसके बाद इसका निर्धारण किया था। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। इसके अलावा और कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसको मैं आगे आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी। आपके साइड से मुझे नहीं लग रहा है कि रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप अपना थोड़ा सा रिस्पांस अच्छे से दीजिए, आप कमेंट करिए, आप अच्छे से लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी मैं समझ पाऊंगी कि आपको क्लासेस की नीड है। अगर आपको नीड नहीं होगी और मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ, तो इसमें तो आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है और मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप बताइएगा, अगर आपको क्लासेस कंटिन्यू चाहिए तो एक बार आप बताइए हमको, तब हमें पता चलेगा। ठीक, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।